आज भारतीय राजनीति की धुरी सत्ता और विचारधारा के दो कोनों के बीच जिस तेजी से घूम रही है और जिस रफ्तार से बदल रही है, वो राजनीति के छात्रों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि जब 22 राज्यों में प्रत्यक्ष या सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है, तब भी वो विपक्षी दलों में सेंधमारी और सत्ता विस्तार की राजनीति क्यों कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी दल में टूट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, असंतोष, अवसरवाद या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। लेकिन इन सब के पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं, सत्ता और धन। और उससे भी बड़ा कारण होता है अपने राजनीतिक अस्तित्व का भय। क्योंकि जहां विचारधारा नहीं होती, वहां सत्ता ही सब कुछ बन जाती है। नमस्कार, मैं पूनम अकोलिया और उत्तरांचल द्वीप में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता जाते ही कुछ राजनीतिक दलों की नींव क्यों हिल रही है, समस्या की जड़ है कहां और क्यों कुछ दल सत्ता खोने के बाद बिखर रहे हैं जबकि कुछ संगठित बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं तृणमूल कांग्रेस से। एक समय था जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। वैसे सपना वो आज भी देख रही हैं। हाल ही के खबरों के अनुसार उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने की इच्छा भी जाहिर की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने। खैर, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरा टीएमसी की वैचारिक यात्रा को समझते हैं। टीएमसी का जन्म वामपंथी शासन के विरोध में हुआ था। ममता बनर्जी जनता के बीच इस संदेश के साथ गई कि वामपंथी शासन ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है, लोगों का शोषण किया जा रहा है और बदलाव की जरूरत है। जनता ने उन पर भरोसा किया और सत्ता सौंप दी। लेकिन इसके आगे पार्टी की कोई स्पष्ट वैचारिक रूपरेखा कभी भी दिखाई नहीं दी। राज्य को किस दिशा में ले जाना है, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या दीर्घकालिक दृष्टि है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, भारत की विकास यात्रा में बंगाल की भूमिका क्या हो सकती है। इन सवालों के स्पष्ट उत्तर कभी भी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के राज में सामने नहीं आए। सत्ता मिली और धीरे धीरे वही सब शुरू हो गया जिसके खिलाफ लड़कर पार्टी सत्ता में आई थी। परिवारवाद बढ़ा, भतीजे को आधिकारिक रूप से उत्तराधिकारी बना दिया गया और सत्ता का केंद्रीकरण होता चला गया। सत्ता का नशा जब चरम पर पहुंचता है तो अहंकार भी उसी अनुपात में बढ़ता है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि सीधे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनौती देना राजनीतिक शैली का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसे ही टीएमसी के हाथ से सत्ता गई तो वो खत्म होने की कगार पर अब पहुंच गई है और रह गया है तो सिर्फ एक नाम, ममता बनर्जी और उनका चेहरा। दरअसल ममता सरकार के अंदर जो ताना बाना था वो पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल था। तो जैसे ही सत्ता गई तो ट्रांजैक्शन एक जगह खत्म होकर अब दूसरी जगह शुरू हो गया है। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना की। जब तक शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में एक स्पष्ट विचारधारा के साथ चलती रही, तब तक पार्टी सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में, संगठन में ऐसी टूट नहीं देखने को मिली जैसे कि आज मिल रही है। समय के साथ पार्टी की विचारधारा बदली। दक्षिण भारतीय विरोध से जो विचारधारा शुरू हुई वो बाद में उत्तर भारतीयों के विरोध तक गई और इस बीच कई चरणों में शिवसेना की राजनीति को देखा गया, लेकिन एक वैचारिक आधार पार्टी के अंदर मौजूद रहा। बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन के जरिए हिंदुत्व की राजनीति भी पार्टी की पहचान का हिस्सा बनी। लेकिन बाला साहेब के जाने के बाद राजनीति बदल गई। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के साथ नए समीकरण बनाए उद्धव ठाकरे ने। विचारधारा उनकी पीछे छूटने लगी और सत्ता प्राथमिकता बन गई। परिणाम ये हुआ कि सत्ता तो मिली लेकिन संगठन की आत्मा कमजोर हो गई। कहा भी गया है ना, न माया मिली न राम। सरकार बनी लेकिन पार्टी टूट गई। नाम गया, चुनाव चिन्ह गया और दशकों की राजनीतिक पूंजी देखते ही देखते हाथ से निकल गई। आज फिर नए सिरे से टूट की चर्चाएं हैं। कारण वही है, जब संगठन विचारधारा से नहीं जुड़ा होता तब नेता और कार्यकर्ता अवसर के अनुसार दिशा बदलने लगते हैं और यही हो रहा है शिवसेना के साथ।
अब रुक करते हैं उत्तर भारत की राजनीति की ओर और बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली इस पार्टी ने खुद को ईमानदारी का प्रतीक बताया। रणनीति सरल थी, बाकी सब भ्रष्ट हैं और हम ईमानदार हैं। ये नैरेटिव चला भी, मीडिया, विज्ञापन और राजनीतिक संचार ने इसे हवा दे दी। पार्टी तेजी से उभरी और सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन समय के साथ जब दावों और वास्तविकता के बीच अंतर दिखाई देने लगा, तब पार्टी का आकर्षण कम होने लगा। दिल्ली की सत्ता हाथ से निकलते ही नेताओं और सांसदों का पलायन तेज हो गया। जो लोग किसी विचार से जुड़े थे, वो पहले ही एक एक कर पार्टी से अलग होते चले गए थे। हालांकि इस कड़ी में कुछ अपवाद भी है, जैसे टीआरएस, वामपंथी दल और बहुजन समाज पार्टी। इन दलों के पास कम से कम एक वैचारिक आधार था। टीआरएस तेलंगाना राज्य आंदोलन की उपज थी, उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन जब प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तब जनता का समर्थन कमजोर पड़ने लगा। वामपंथियों की भी स्पष्ट विचारधारा थी, लेकिन वो केवल और केवल देश और समाज विरोध की विचारधारा थी, जिसका परिणाम पश्चिम बंगाल में सामने आया। और अब माना यह जा रहा है कि जल्द ही केरलम में भी वामपंथी पार्टियां चुनौतियों का सामना करेंगी और उसके खात्मे के कगार तक वो पहुंच जाएंगी। मायावती की बात करें तो मायावती की बसपा भी एक मजबूत सामाजिक आधार और वैचारिक मिशन पर खड़ी हुई थी। उसी मिशन के सहारे सत्ता तक पहुंची, लेकिन जैसे जैसे सत्ता और पैसे की राजनीति हावी होती गई, उनका संगठन भी कमजोर हो गया। अब सबकी निगाहें दो दलों पर हैं, आरजेडी बिहार में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आरजेडी क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान राजनीति के जानकारों का और राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों का बहुत ज्यादा ध्यान आरजेडी पर नहीं है। लेकिन अगर बात समाजवादी पार्टी की करें, तो आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी उसका आधार मुख्यतः जातीय समीकरणों पर टिका हुआ है। किसी व्यापक राष्ट्रीय विचारधारा से समाजवादी पार्टी नहीं जुड़ी हुई है। बिहार में हुए हालिया चुनाव में MY समीकरण का जो हश्र हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता भी निश्चित रूप से चिंतित होंगे। और अब समाजवादी पार्टी के लिए मिशन लाल टोपी की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। अब सवाल तो बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि जब जनता उन्हें स्वीकार कर रही है, जीत दिला रही है, तो फिर विपक्ष में इस तरह से सेंधमारी क्यों की जा रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसका जिक्र यहाँ इस वीडियो में आज नहीं करना है। और आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।